हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 जो आपका सामाजिक विज्ञान है यानी कि इतिहास का चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया है। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हमारा है वो चैप्टर नंबर 1 है, उसको सबसे पहले पढ़ लेना, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वो पहला चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट लगा दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का जो आपका अध्याय नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद। कौन सा चैप्टर है? भारत में राष्ट्रवाद। हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद जो है, पूरा अध्याय एक ही वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो पूरा चैप्टर है इसी वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप लास्ट में कहोगे सर बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो। तो अब हम लोग समझेंगे भारत में राष्ट्रवाद, पूरा अध्याय सिर्फ एक ही वीडियो में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट क्लास 10 का पढ़ाने वाला हूँ, साइंस भी, मैथ भी, एंड आपका इतिहास भी, हिंदी भी, सामाजिक विज्ञान, सारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे, नाम है भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत में राष्ट्रवाद का परिचय समझ लेते हैं। आखिर भारत में राष्ट्रवाद आया कैसे, क्या है भारत में राष्ट्रवाद? ठीक है, इसके बारे में जानना उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना ज़्यादा जरूरी है आपको यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोगों ने जैसे समझा था, वैसे हम लोग समझेंगे भारत में राष्ट्रवाद का परिचय। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का परिचय हम लोग समझते हैं, एक एक पॉइंट से समझाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा नहीं कि बुक की तरह छाप दिए हैं सारे लोगों की तरह, मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। देखो, पहला पॉइंट, जो भारत है, भारत इतिहास का जो भारतीय इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है। देखो, भारतीय इतिहास का जो रूप है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत सारे राजा ने शासन किया, बहुत सारे चीजें आई गई, बहुत सारे लोगों ने शासन किया। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो भारत का इतिहास है वो बहुत ज़्यादा विस्तार है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ध्यान से समझो। भारतीय इतिहास है का रूप बहुत ही बड़ा है। सेकंड पॉइंट देखो, अंग्रेजी, जो हमारा अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। शायद आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, अंग्रेजों का शासन हुआ था। अब अंग्रेजों का शासन के कारण हमारा देश इतना ज़्यादा खोखला हो गया। अंग्रेजी शासन के पहले, अगर हम अंग्रेजी शासन के पहले की बात करें, लाइक ये अंग्रेज हैं, ठीक है, ये अंग्रेज हैं, और इनके पहले की बात करें, ठीक है, तो हमारा जो देश था वो बहुत ज़्यादा रिच था। रिच का मतलब बहुत ज़्यादा अमीर था। ठीक है, अमीर का मतलब वो एक सोने की चिड़िया थी, यहाँ बहुत सारे सोने थे, बहुत सारे धन थे, जो कि किसने लूट ले गए? अंग्रेजों ने लूट कर ले गए। ठीक है, इसके कारण हमारे देश में बहुत सारी विपत्तियाँ आई। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन के पहले जो भारत था एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और विकसित देश था, बहुत ज़्यादा अमीर देश था, सब कुछ भारत के पास था। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन हुआ हमारे देश पर, तो इसके कारण हमारा देश बहुत कम शक्तिशाली हो गया और गरीब भी हो गया। ठीक है, अब तो स्थिति सुधर रही है बहुत ज़्यादा। देखो, यहाँ तीसरा पॉइंट, यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। ये उस समय की बात है जब भारत पर किसका शासन था? गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त साम्राज्य है, और दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। ये है भारत में राष्ट्रवाद का परिचय, ये सब हुआ था भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, एंड फिर अगला देखो, इसके कारण 1850, कब की बात है? 1850 में पॉलिसी युद्ध हुआ। याद रखना कौन सा युद्ध हुआ था? पॉलिसी युद्ध। नाम याद रखो, एक एक पॉइंट को याद रखो, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, पॉलिसी युद्ध हुआ और अंग्रेजी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब इस युद्ध के कारण अंग्रेजों ने भाई बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ इनका शासन था, हमारे देश में हमारा देश गुलाम हो गया था। अब देखो, जैसे आपके घर में आपकी ज़मीन पर कोई शासन कर ले तो आपको गुस्सा लगेगा ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा लगेगा। लेकिन जब वो आपके घर में ही वो क्या करे, शासन चलाए, आपको गुलाम बनाए रखे, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ऐसे ही अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल पर कब्जा कर लिया। बंगाल पर कब्जा कर लिया तो फिर कर ही क्या सकते हैं, उस समय हमारा जो था वो बहुत ही बेकार
स्थिति था, ठीक है, कंडीशन था, जिसे ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया और परंतु भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक है। अब उस समय क्या हुआ, ब्रिटिश राज स्थापित हो गया, उस समय ब्रिटिशों का शासन था, ठीक है, ब्रिटिश राज स्थापित हो गया, लेकिन परंतु भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, भारत जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र है, फिर भी हमारा जो भारत क्या है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक है। ये है हमारा भारत में राष्ट्रवाद का परिचय, और इतना आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये सारा भारत में राष्ट्रवाद का परिचय है, ध्यान से समझो, मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ही मजा आने वाला है। देखो मेरे हीरो, आप लोग ध्यान से समझो, पढ़ाई कर लो, बस ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 120 दिन आप पढ़ाई करो, ठीक है। हमारे साथ 90 दिन पढ़ाई करो, मतलब 3 मंथ, मैं आपको हर एक सब्जेक्ट खत्म करा दूंगा। ये सेकंड नंबर चैप्टर चल रहा है, अगर आप कमेंट करोगे तो 2 या 3 बाद मैं तीसरा चैप्टर भी ले आऊंगा, फिर भूगोल स्टार्ट कर देंगे, ऐसे करके हम सब कुछ पढ़ेंगे। अब हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बीच में, मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है बोर्ड एग्जाम में हर साल, रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट का नाम सुनोगे जैसे आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। रॉलेट एक्ट है क्या, ठीक है। देखो रॉलेट एक्ट जो है 1919, याद रखना, ये ऑप्शन में आता है 1919, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो याद रखना 1919 में, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, जो भारतीय लोग थे उन पर बिना किसी मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। अब एक दिमाग लगाओ, रॉलेट एक्ट क्या था, एक भारतीय लोगों के लिए बिल्कुल बेकार कानून था। क्यों? क्योंकि इस समय भाई अंग्रेजों का शासन था, जो भी करे वो सहना पड़ता था। अब देखो, अगर कोई अंग्रेज है, उसको किसी भारतीय पर क्या है, शंका है, वो गलत किया हो या ना किया हो, अगर शंका है तो केवल शंका के आधार पर उसे गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। अब ऐसा कोई कानून होता है, ना कोई मुकदमा चलता था, जैसे इस टाइम मुकदमा चलता है, अगर आप मुकदमे को जीतते हो तो आप जेल में नहीं जाओगे, अगर आप मुकदमे को हारते हो तो आप जेल में जाओगे। उस टाइम ना कोई मुकदमा चलता था, केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। यही था रॉलेट एक्ट, ठीक है, समझ में आया। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था, और एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, केवल बिना शंका के आधार पर, ठीक है, शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था, ठीक है। तो ये है हमारा रॉलेट एक्ट कानून, ठीक है, समझ में आ रहा ना। एक एक पॉइंट समझो, बहुत अच्छे से समझो, ठीक है, मेहनत करो, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों का मार्क्स आएगा, आप टॉपर बनो, ठीक है। वैसे तो सारे लोग पढ़ रहे हैं, आप टॉपर बनो, मैं आपको एक टॉपर की तरह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अभी से ही सारे चैप्टर्स पढ़ा दूंगा 3 महीने में, फिर मैं आप लोगों को सारा इंपॉर्टेंट करा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा, ठीक है, ध्यान से समझो बस। अब हमारा एक टॉपिक आता है प्रथम विश्व युद्ध, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध का टॉपिक, ठीक है, जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है। देखो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप क्या कहोगे, क्या था? देखो 2 युद्ध हुआ था, एक प्रथम विश्व युद्ध, एक द्वितीय विश्व युद्ध। ये सब विश्व युद्ध थे, छोटे मोटे युद्ध नहीं थे, इसमें पूरा देश बर्बाद हो जाता था। ये सब युद्ध हैं, विश्व युद्ध। विश्व युद्ध का मतलब पूरे विश्व में युद्ध होना, ये गांव का युद्ध नहीं है, छोटा छोटा लड़ाई झगड़ा, ठीक है। अब इसमें देखो कैसा कैसा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में पहला पॉइंट देखो, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। याद रखना, ये सन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में आते हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1914 में हुई थी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है कि आप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, सबसे पहले आप यही समझोगे, आखिर युद्ध हुआ तो इसकी शुरुआत कब हुई, सबसे मेन पॉइंट यही होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो 1914 में हुई थी। सेकंड पॉइंट समझो, सेकंड नंबर पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो था अंग्रेजों का शासन था। अब जो प्रथम विश्व युद्ध था उस समय क्या था, जो अंग्रेज लोग थे उनका शासन था। अब अंग्रेज लोग का शासन था तो वो भाई जितना लूटपाट कर पाए अपने देश में उतना किए, ठीक है। इन्हीं सब के कारण युद्ध हुआ ही था। अगर किसी गांव किसी भी घर में कोई कब्जा करे रहेगा तो युद्ध होगा ही, लड़ाई झगड़ा होगा ही। तो अब प्रथम विश्व युद्ध के समय ये जो अंग्रेज थे इनका शासन था अपने देश में। अब जब अंग्रेजों का शासन था तो वो खूब लूटपाट किए अपने देश से, और क्या किए कि भारत जो है कर्जदार हो गया। अब भारत इस युद्ध के कारण कर्जदार हो गया। कर्जदार का मतलब ऋणी हो गया,
ठीक है, ऋण कर्जदार हो गया। भारत क्या था, कर्जदार हो गया था। ठीक है, भारत कर्जदार हो गया। और फिर क्या हुआ, सीमा शुल्क बढ़ाया गया, आयकर प्रारंभ किया गया। अब सीमा शुल्क का मतलब होता है, जो सीमा होता है ना, सीमा का मतलब जो आप लोगों ने देखा होगा, एक जैसे एक होता है ना कि देश की सीमा, वैसे ही सीमा शुल्क बढ़ाया गया। जब किसी भी देश से कोई चीज़ लाओ तो उसका शुल्क बढ़ा दिया जाए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया जाए। आयकर प्रारंभ किया गया इसी सब युद्ध के कारण। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, जिससे भारतीयों को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा। अब इस युद्ध के कारण बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, छोटी मोटी समस्या नहीं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब जिससे कारण जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो हम लोग भारतीय लोग हैं उनको, पॉइंट तो सारा समझ में आ रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अब इन सब के कारण जो हमारे भारतीय लोग थे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। जैसे देखो 1913 से 1918 के बीच जो है वस्तुओं की कीमत 2 गुनी हो गई। अब वस्तुओं की कीमत अगर 2 गुनी हो जाए, कोई चीज़ अगर 100 रुपये में है तो वो 200 रुपया हो जाए तो भाई प्रॉब्लम तो होगा ही। अब वस्तुओं की कीमत क्या हुआ, 2 गुना हो गया। अब जो मजदूर लोग हैं, मजदूर और जो गरीब लोग हैं वो कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, सोचो। क्योंकि जो चीज़ 100 रुपये में था वो 200 रुपया का हो गया, जो 1000 में था वो 2000 में हो गया। अब लाइक किसी को ट्रैक्टर लेना है 5 लाख का है तो 10 लाख का हो गया, 7 लाख का है तो 14 लाख का हो गया। कहाँ से आए इतने पैसे? ठीक है, तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हुई। तो 1913 से 1918 के बीच जो वस्तु की कीमत है वो क्या हो गया, 2 गुना हो गया। 2 गुना का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, मैं आपको इतना अच्छे से समझा दिया। अब इसी टाइम भैया एक और भी प्रॉब्लम आ गया, क्या, 1918 से 1919 और 1920 से 1921। ठीक है, ध्यान से समझो, 1918 से 1919 और 1920 से 1921 की बात है। देश में बहुत सारे हिस्सों की फसलें भी खराब हो गई। अब एक जो था वो तो प्रॉब्लम था ही विश्व युद्ध, फिर क्या हुआ कि देश की बहुत सारी फसलें भी खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। अब देश की बहुत सारे फसलें जब खराब हो गई तो इससे जो है खाद्य पदार्थ, जो खाने वाली चीजें हैं, खाने वाली चीजें, वो भी क्या हुआ, उस पर भी बहुत ज़्यादा अभाव हो गया, बहुत ज़्यादा कमी हो गया। अब इसके कारण खाद्य पदार्थ भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। ठीक है, अब खाद्य पदार्थ भी खराब हो गया, इसके कारण बहुत सारी फसलें भी खराब हो गई। अब फसलें तो खराब हुई भी, इसके कारण और देखो क्या हुआ, इसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। फ्लू एक वायरस है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अब देखो उसी टाइम कितनी सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। ये ऐसा समय था शायद लोगों को जीवित रहने के लिए वरदान चाहिए था। ठीक है, इसी समय क्या हुआ, फ्लू की महामारी फैल गई और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी 120 से 130 लाख लोग मारे गए। इस महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। आप सोचो, 120 से 130 लाख लोग, छोटी मोटी नहीं है। इतने में तो एक देश बच जाता है, इतने में एक देश बच जाता है। अमेरिका की इससे कम जनसंख्या है। ठीक है, तो ये 120 से 130 लाख लोग मारे गए। अब देखो, लोगों की उम्मीद थी कि यह युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग ये सोच रहे थे कि ये युद्ध जो है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा, ये महामारी जल्दी समाप्त हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मेन पॉइंट। और ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में, हेडिंग बना के लिख सकते हो और इन सबको बना के और भी बड़ा कर सकते हो। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, तो ये हमारे हैं जो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वार, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, समझ में आ गया ना प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हर एक पॉइंट, हर एक चीज। अब हम लोग आते हैं आगे। देखो ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। ये हमारा था अभी तक प्रथम विश्व युद्ध। अब हमारे आते हैं कुछ आंदोलन, क्योंकि इसी टाइम बहुत सारे आंदोलन हुए। जैसे हम लोग समझेंगे सत्याग्रह का मतलब, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन, क्योंकि इसमें गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। और इस चैप्टर में हम लोग गांधी जी के उन्हीं सारे आंदोलन को समझने वाले हैं, क्योंकि हम लोग भारत के बारे में समझ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में यूरोप के बारे में समझा था, अब हम भारत में राष्ट्रवाद समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले सत्याग्रह का मतलब आखिर है क्या, सत्याग्रह है क्या, सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्य का मतलब क्या होता है। सत्य का मतलब सत्य बोलना, आग्रह
का मतलब आग्रह होना, सत्य की तरफ आग्रह होना, ठीक है, सत्य अहिंसा की तरफ हमें आग्रह होना, ठीक है। अब समझो ध्यान से, सत्याग्रह देखो, सत्याग्रह का विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। सत्याग्रह में क्या है कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति, जो सत्य की शक्ति है उस पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है, ठीक है। और इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर जो आपका उद्देश्य है, उद्देश्य का मतलब आपका विचार, आपकी सोच क्या है, सच्चा है, ट्रुथली है, सच्चा है, और यदि आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, अगर आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ हो, आप सत्य हो, ठीक है, अन्याय के खिलाफ है, तो सत्यग्राही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है और इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झकझोरना होगा, ठीक है। अगर आप सत्य हो, ठीक है, आपके देश में कोई कब्जा कर रहा है, अगर आप सत्य हो तो आप केवल अन्याय के खिलाफ लड़ो और पावर अपनी मत दिखाओ, ठीक है, अन्याय के खिलाफ लड़ो और आपकी जीत होगी, ऐसा कहा गया है इस टॉपिक में, सत्याग्रह में। सत्याग्रह का मतलब है यही, ठीक है। तो बस ये पॉइंट समझ में आ गया कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है और इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झकझोरना होगा। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ठीक है, इसमें जितने भी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए ध्यान से समझो। तो ये हमारा हो गया सत्याग्रह का अर्थ है, सत्याग्रह का मतलब, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, सत्याग्रह के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम लोग समझने वाले असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या है, ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में समझो। देखो गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो 1909, ठीक है, हिंद स्वराज 1909 की बात है, तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज जो है, अपनी पुस्तक जो है, प्रसिद्ध पुस्तक थी ये इनकी हिंद स्वराज में, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन भारतीय लोगों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। भारत में जो ब्रिटिश शासन है, जो ब्रिटिशों का शासन है, वो भारतीय लोगों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। और ये जो शासन है अपने ही लोग इसका सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो यह जो शासन है यह इन्हीं सारे सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, अगर भारत के सारे लोग, एक छोटे से छोटे लोग अपना सहयोग वापस ले लें, तो साल भर के भीतर जो है ब्रिटिश शासन जो है ढह जाएगी और स्वतंत्रता स्थापित हो जाएगा, और जो है साल भर के भीतर ही स्वतंत्रता स्थापित हो जाएगा। तो ये जो शासन है, ठीक है, तो ये हमारा है असहयोग आंदोलन टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको यही इतना याद रखना है कि गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में जो 1909 में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि भारतीय जो शासन है, जो भारत में ब्रिटिश शासन, भारतीय लोग, कोई ना कोई भारत के लोग ही उनका सहयोग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है, राजा हैं, ठीक है, तो भारतीय लोगों के सहयोग के कारण ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारतीय लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के ब्रिटिश शासन ढह जाएगी और स्वतंत्रता स्थापित हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना ये टॉपिक। असहयोग आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा है असहयोग आंदोलन। और अब हम लोग आते हैं बच्चों खिलाफत आंदोलन। देखो मैं आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं समझा रहा हूँ, छोटा छोटा करके समझा रहा हूँ, ठीक है, बस समझो जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब हमारा आता है बच्चों खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो खिलाफत आंदोलन है क्या, ये आप लोगों को समझना जरूरी है। खिलाफत आंदोलन जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश जो है ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान, ध्यान से समझो, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की बात है, ब्रिटेन द्वारा जो तुर्की सुल्तान है, तुर्की के जो सुल्तान थे, ठीक है, के साथ किए जाने वाले वादा खिलाफी को भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे। जो भारतीय मुसलमान हैं वो विश्वासघात के रूप में देखते थे
क्योंकि तुर्की का सुल्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा था और अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमान ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। कहने का मतलब है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन द्वारा जो तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले, जो ब्रिटेन है इसके द्वारा जो तुर्की सुल्तान, ध्यान से समझो, जो तुर्की सुल्तान पर किए जाने वाले वादा हैं खिलाफी, जो वादा खिलाफी को भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे। अब ये जो ब्रिटेन है जो तुर्की सुल्तान पर किया था वो जो थे मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे। इसी कारण जो तुर्की का सुल्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा था और अतः जो 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। क्या किया? खिलाफत आंदोलन जो है वो प्रारंभ कर दिया, बस हो गया। देखो मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में नहीं है, इतना ही आपको याद ही करना है, इसी सबको आपको टॉपिक को समझना है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक छोटे से छोटे टॉपिक को, ठीक है, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लो, बड़े से बड़े चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। मैं आपको देखो, मैं इसको बहुत अच्छे से रिसर्च किया हूँ, बहुत सारे बुक मेरे पास हैं और बहुत सारे बुक से मैंने इसको ढूंढा है, लिखा है अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आए। वैसे तो मैं आपको चाहता तो पूरा बुक ही छपवा देता, ठीक है, मैं अपना खुद का बनाकर लिखता हूँ, ठीक है। अगला देखो, बहुत सारे लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, अब यही जो है, अब ये जो मैंने लिखा है इन सबको बहुत सारे लोग कॉपी कर लेंगे और बना देंगे, तो वो सब मुझे नहीं आता, बट मैं आप लोगों को अपने तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड, अगला टॉपिक हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या है, ध्यान से समझो। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के जो अमृतसर के जिले की जो जनता थी अत्यंत आक्रोशित थी। रॉलेट एक्ट जो था के विरोध में, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो भारतीय लोगों के लिए बिल्कुल बेकार था, मैंने बताया था अभी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब की जो अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी और सैनिक शासन नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया था। सैनिक शासन का जो नियंत्रण है वो जनरल डायर को दिया गया था। किसको दिया गया था? जनरल डायर, याद रखना नाम, जनरल डायर को दिया गया था, जो बिल्कुल बेकार था। इसी के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी निहत्थी जनता मारी गई, बहुत सारे मजदूर मारे गए, बहुत सारे सैनिक मारे गए। अब 12 अप्रैल 1919 की बात है, कब हुआ था? 1919 में, ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब सार्वजनिक सभा मतलब होता है सभा को इकट्ठा करना, और इस पर प्रतिबंध लगा था। लेकिन ये जो था जनता को नहीं पता था कि प्रतिबंध लगा है, ठीक है। अब इस समय कोई त्यौहार भी था तो जनता को पता नहीं था, तो इसलिए तो वो सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा था, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं पता था। अब ये जो जानकारी है वो जनता को नहीं पता था। अब जनता को नहीं पता था तो भाई 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार भी था। अब 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। अब त्यौहार के दिन सारे लोग इकट्ठा तो होंगे ही, ठीक है, कोई भी त्यौहार होता है तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं, हम लोग भी इकट्ठा होते हैं जब कोई त्यौहार होता है। लाइक अगर दिवाली है, दीपावली है और सारे बहुत सारे होते हैं, ईद है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे ही इस दिन जो है त्यौहार भी था, बैसाखी का त्यौहार था। इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। अब इसी दिन जलियांवाला बाग, एक नाम है जलियांवाला बाग, इसी के कारण ये नाम पड़ा है। जलियांवाले बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। जो जलियांवाला बाग है उसमें एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। अब सार्वजनिक सभा का मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारे मजदूर, जनता, सैनिक एंड बहुत सारे लोग, ठीक है, इकट्ठा हुए। तभी जनरल डायर 200 गोरे यानी कि 200 देसी जो देसी अपने देश के, और 50 गोरे जो विदेश के थे, गोरे लोग, ठीक है, सिपाहियों को लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। बाग जो था, बाग का मतलब जो वो जलियांवाला बाग था, वहाँ एकमात्र ऐसे दरवाजा लगा हुआ था, ठीक है, एक ही दरवाजा था। ऐसा नहीं कि बाग है सारे तरफ से खुला हो, बाउंड्री था, बाउंड्री का मतलब चारों तरफ से बाउंड्री था, एक दरवाजा था। अब उसी दरवाजे को घेर लिया, मतलब बंद करवा दिया, एकमात्र दरवाजे को रोक लिया और निहत्थे जनता पर गोलियों का बौछार 10 मिनट तक किया। 10 मिनट तक गोलियों का बौछार किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए, असंख्य लोग घायल हो गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसी में असंख्य लोग, जिसकी गिनती नहीं किया जा सकता, बहुत सारे लोग घायल हो गए और बहुत सारे निहत्थे जनता लोग मारे गए, बहुत सारे सैनिक मारे गए। आप और भी लिख सकते हो, बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारी जनता मारी गई, बहुत सारे मजदूर मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, असंख्य लोग घायल हो गए। तो अब ये सब इतना बड़ा कांड हुआ, तो इसी को हम लोग कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है।
तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स आते भी हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आप लोगों को सारा टॉपिक समझ में आ गया जितना मैंने पढ़ाया। अब हम लोग और भी बहुत सारे टॉपिक समझते हैं। देखो, अब हमारा एक टॉपिक आता है शवनीय अवज्ञा आंदोलन। शवनीय अवज्ञा आंदोलन, देखो हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन समझा, लाइक सत्याग्रह आंदोलन ही है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, एंड खिलाफत आंदोलन। अब हम लोग समझते हैं भाई शवनीय अवज्ञा आंदोलन। अभी हम लोग और भी आंदोलन समझेंगे छोटे मोटे। तो शवनीय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है, मैं आपको कुछ पॉइंट के द्वारा समझाता हूँ, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना शवनीय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। देखो पॉइंट समझना। ब्रिटिश राज में नमक के उत्पाद पर इन लोगों का अधिकार था। ब्रिटिश राज में जो नमक था, नमक का मतलब जो खाने वाला नमक है, उस पर क्या था, उस पर उत्पादन पर इन लोगों का अधिकार था। जो ब्रिटिश राज में ब्रिटिश लोगों का ही अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है। अब इनका जब अधिकार था तो ये नमक पर बहुत ज़्यादा कर लगाते थे। कर का मतलब कि नमक जितने में है उतना तो ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा कर लगा के उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है, कर लगाना। तो अब वह नमक पर बहुत ज़्यादा कर लगाता था। कर का मतलब भाई इतना ज़्यादा कर लगाता था कि नमक जो है इतना ज़्यादा महंगा कर के कारण हो गया कि लोग खाने के लिए भी नहीं ले पाते थे। अब सोच सकते हो, ठीक है, इसके कारण नमक बहुत ज़्यादा महंगी बिकती थी। इस सब के कारण नमक, देखो कर का मतलब है कि दूसरे देश से आया तो उस पर कर लगाया गया। अब जब महंगा हो गया तब अपने देश में आया, तो भाई जब कर लगा के उसको महंगा कर दिया गया तो अपने देश में महंगा ही बिकेगा, ठीक है। तो ये है। तो अब क्या था, इसके कारण जो है नमक बहुत ही ज़्यादा महंगी बिकती थी। अब गांधी जी की जो नज़र है वो नमक सबके भोजन की ज़रूरत है। भाई गांधी जी के नज़र में जो नमक है वो सभी लोगों का क्या था, भोजन की ज़रूरत है। क्या है, भोजन की ज़रूरत है। सभी लोगों को भोजन में नमक की ज़रूरत होती है। आम लोगों के लिए नमक महत्वपूर्ण है। आम लोगों के लिए क्या है, नमक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए गांधी जी ने गुजरात से डांडी नमक तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा, और इसलिए इसे नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे नमक सत्याग्रह आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, शवनीय अवज्ञा आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। बस इतना है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। पॉइंट से समझो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और पॉइंट टू पॉइंट एक बात याद रखना, बोर्ड एग्जाम में लिखोगे भी ना तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस होते हैं, पॉइंट्स टू पॉइंट्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बुक की तरह छाप दो, जैसा बता रहे हैं वैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना भी। अगला पॉइंट, गांधी इरविन समझौते का प्रावधान। जो गांधी इरविन समझौता है उसका प्रावधान को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अभी पॉइंट भी है। शवनीय अवज्ञा आंदोलन के जो परिप्रेक्ष्य में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या हुआ, जो गांधी इरविन समझौता हुआ, और इरविन उस समय भारतीय के वायसराय थे, और इसका प्रावधान निम्नलिखित है। इसके जो प्रावधान है वो निम्नलिखित है। और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ इसके जो प्रावधान थे वो क्या थे। देखो, लाइक इस पहला पॉइंट, शवनीय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। शवनीय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया जाएगा, ये पहला समझौता है। वो भाई वहां बैठकर समझौता किया गया। अगला, सरकार अध्यादेशों व मुकदमे को वापस ले लेगी। जो सरकार है वो अध्यादेशों व फिर मुकदमे को वापस ले लेगी, ये सारा प्रावधान किया गया था। शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जो धरना देते हैं ना, कि जो शराब जहाँ बिकता है, अफीम बिकता है, विदेशी वस्तु का जो दुकान है उस पर जो धरना दे रहे हैं, मतलब बैठकर उसका विरोध कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका जो बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। एंड कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग त्याग देगी। जो कांग्रेस पुलिस है वो हथियारों के विरुद्ध जो निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। अगर मैं चाहता तो इसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा 1 घंटा भी बना सकता था, लेकिन मैं आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी करा रहा हूँ, स्मार्ट तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। सामूहिक अपनेपन का भाव, लास्ट टॉपिक है। सामूहिक अपनेपन का जो भावना है आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई
ठीक है। एंड इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र और प्रतीक सभा के राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ने, कथाएं, लोक कथाएं, गीत, चित्र और प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। तो ये हमारा है पूरा चैप्टर जो हमारा भारत में राष्ट्रवाद, मैंने आपको 30 मिनट में भारत में राष्ट्रवाद पूरा चैप्टर समझा दिया। ये चैप्टर छोटा है लेकिन इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक चाहे आंदोलन हो, चाहे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, सारा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर आपका एक ही वीडियो में खत्म हो गया। अब अगर आपको तीसरा चैप्टर चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं आपको तीसरा चैप्टर भी प्रोवाइड कर दूंगा जल्द से जल्द। और आप लोग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद पहले आप लोग पढ़ लेना, तभी आप ये दूसरा चैप्टर पढ़ना, तभी समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, पहला चैप्टर देख लेना, फिर हम लोग तीसरा चैप्टर भी शुरू करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।